बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें जो रूल 44(4) है, यानी कि 44(4) का जो नोटिस आता है, जो इनकम टैक्स के रूल्स हैं 2002 उसमें मेंशन है, वो नोटिस किस वजह से आता है और उसका हमने रिप्लाई किस तरीके से करना है। ये बड़ा कॉमन नोटिस है। तकरीबन 90% जो टैक्स पेयर है उनको रिसीव होता है, चाहे वो स्मॉल बिजनेसमैन है या बड़ी कंपनी है, यानी कि पब्लिक लिमिटेड से लेके टीयर 1 के जो रिटेलर हैं सबको नोटिस रिसीव होता है। और उसमें क्या क्या हम कॉमन गलती कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हम रिप्लाई नहीं बना सकते और बाद में हमें पेनल्टी देना पड़ती है। हालांकि चीज़ें सारी ओके होती हैं, बस जो रिपोर्टिंग जिस तरीके से हमें करना चाहिए हम वो नहीं कर पाते, तो बाद में हमें नोटिस रिसीव होता है। तो उसके लिए अगर हम जो इससे पहला पॉइंट है उसमें बाद में मैं आता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हम याद रखनी है। तो ये एक तरह का नोटिस रिसीव होता है जिसमें उसने लिखता है, वो सब्जेक्ट होता है नोटिस फॉर रिकंसिलिएशन अंडर रूल 44 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। अब रूल 44 जो इनकम टैक्स का ऑर्डिनेंस है वो क्या कहता है कि जो आपने विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल की हुई है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है जो हम क्वार्टरली अभी फाइल करते हैं, यानी कि डिफरेंट पीरियड पे डिफरेंट टाइम पे, सम टाइम पहले मंथली रही है, उसके बाद ये बायो एनुअली हो गई है, तो अब क्वार्टरली है। यानी कि जो स्टेटमेंट हम फाइल करते हैं वो ये कहता है कि जो अमाउंट आपने अपनी एनुअल रिटर्न में फाइल की है, यानी कि ये जो नीचे अमाउंट आ रही है, परचेज है, सेलिंग एक्सपेंस है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, ये जो अमाउंट आ रही है और जो विदहोल्डिंग स्टेटमेंट में आपने टैक्स जमा कराया है, उन दोनों में डिफरेंस है, तो उसकी जस्टिफिकेशन दें। अब होता क्या है कि जो भी अमाउंट यहाँ पे अगर आप देखें तो जो भी अमाउंट हम रिपोर्ट करते हैं, यहाँ पे सेल होती है, फिर परचेज है, फिर एक्सपेंसेस हैं, ये सारे एक्सपेंसेस आ रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंस जो हमारा प्रॉफिट है उसमें से माइनस होती हैं। तो जब माइनस होती हैं तो जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है। ठीक है, कम प्रॉफिट के ऊपर गवर्नमेंट ने, चूंकि इस प्रॉफिट के ऊपर हमने टैक्स रेट अप्लाई करना होता है, तो जब प्रॉफिट कम होगा तो जो टैक्स की अमाउंट है वो भी कम होगी। तो इस वजह से गवर्नमेंट के मुताबिक ये होता है कि जी अगर इन्होंने ये 300 मिलियन की परचेज क्लेम की है, तो हम ये चेक करें कि क्या इन्होंने विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट किया है प्रॉपर। ठीक है, तो अगर विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल 329 मिलियन की परचेज है, उनको पता चलता है जी 100 मिलियन की ऐसी परचेज है जिसके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ, तो वो क्या करेंगे, इसमें से माइनस करके आपको नेट जो अमाउंट देंगे वो 229 मिलियन का देंगे। तो इस 100 मिलियन को ऐड बैक कर देंगे, मतलब अभी जो परचेज हमने माइनस की हुई है प्रॉफिट से, वो कहेंगे नहीं हम मानते नहीं है, आपने कहा 329, 100 मिलियन के ऊपर तो आपने रूल ही फॉलो ही नहीं किया, कानूनी जो टैक्स है वो डिडक्ट ही नहीं किया, तो हम 229 के ऊपर आपको अलाउ करेंगे। तो जब ये अलाउ करेंगे तो जो प्रॉफिट होगा वो 100 मिलियन से बढ़ जाएगा, तो जब प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो टैक्स बढ़ जाएगा। तो इस रिकंसलेशन को, इस अमाउंट को चेक करने के लिए वो हमें नोटिस भेजते हैं। ठीक है, तो मेन जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो क्या है, विदहोल्डिंग स्टेटमेंट, मंथली, एनुअल, उसने सारे वर्ड यूज किए हुए हैं कि जो भी आपने फाइल की है हमने वेरीफाई किया है, तो आपकी अमाउंट वहां पे डिफरेंट है और यहाँ पे डिफरेंट है। तो सम टाइम ये नोटिस तकरीबन 90%, जैसे मैंने बताया कि सारे टीयर 1 रिटेलर से लेके पब्लिक लिमिटेड कंपनी सबको रिसीव होता है। होता क्या है, क्या हुआ कि जी जो टैक्स है वो कम है। अब ये जो नोटिस है ये तकरीबन 90%, जैसे मैंने डिस्कस किया है कि टैक्स पेयर को रिसीव होता है, वो सिंपल एक सिस्टम से डाटा उठाते हैं और उसको मैच तो करते हैं या रिकनसाइल करते हैं या उसको थोड़ा बहुत एनालिटिकल चेक करते हैं। अगर उनको डिफरेंस फील हो तो वो क्या करेंगे, आपको नोटिस भेज देंगे। सम टाइम वो सिंपल डाटा उठाने के बाद आपको नोटिस भेज देते हैं ताकि जो रिकंसलेशन है वो हम खुद करें। ठीक है, और हमने क्या करना है कि जब हमने ये चीज़ें सारी रिपोर्ट की हुई हैं, मतलब सैलरी हमने जब रिपोर्ट किया और इनकम टैक्स रिटर्न में कैरेज रिपोर्ट किया, एडवर्टीजमेंट रिपोर्ट किया, व्हीकल रिपोर्ट किया, कॉन्फ्रेंस, जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो जब रिपोर्ट करने हैं, तो हमने ये मेक श्योर करना है कि क्या ये टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ है कि नहीं हुआ हुआ। उसके बाद एक प्रॉपर फॉर्मेट है जिसमें हम उसको फिट करेंगे और उसके बाद उसको जो फॉर्मेट वैसे तो वो देते हैं कि जी आप लिखें पार्टिकुलर्स ऑफ सप्लायर, लिखें अमाउंट पेड, लिखें उसके बाद लिखें कि जी ये डिडक्ट हुआ है, ये बीटीएल है, एग्जम्प्ट है, क्या है, टैक्सीबल अमाउंट क्या है, अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्या है और डेट ऑफ डिपॉजिट क्या है। तो ये एक बेसिकली फॉर्मेट सम टाइम वो मेंशन कर देते हैं और सम टाइम हम खुद बना लेते हैं। तो फॉर्मेट में जो कुछ चीज़ें हमने मेंशन करनी है वो बड़ी सिंपल सी हैं, वो भी मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि फॉर्मेट कैसे बनाना है। और मेन जो पर्पस था वो ये था कि किस तरह से हमें नोटिस आता है और हमने किस तरीके से काम करना है। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर, कि दूसरा जो मैंने अभी मेंशन किया है कि 5 जो पॉइंट हैं वो हमने कंसीडर करने हैं, कि 5 पॉइंट कौन से हैं कि जिसकी वजह से जो हम इस नोटिस का इजीली रिप्लाई कर सकते हैं।
सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हमने जो विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल की है उसके साथ उसकी रिकंसलेशन करनी है। अब रिकंसलेशन कैसे करनी है उसको भी मैं आपको एक्सेल की फॉर्म शीट में दिखाता हूँ। उसके बाद क्या है कि रिकंसलेशन हमने किस तरीके से करनी है, हेड वाइज करेंगे कि जितने भी ये हेड हमने रिपोर्ट किए हुए हैं, एक चीज़ याद रखें कि जो चीज़ आपने रिपोर्ट की है हमने उसको फॉलो करना है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जो चीज़ ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुकी है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। मतलब ये जो चीज़ें रिपोर्ट हम कर चुके हैं, अगर हम कहें जी हमने परचेज 329 मिलियन और एक्चुअल में पता चले 301 मिलियन है, तो ऐसा नहीं है। अब हमने ये क्लेम कर चुके हैं, रिपोर्ट कर चुके हैं, हमने इसी को ही प्रूव करना है कि ये अमाउंट ठीक है। मतलब बाद में जो रिपोर्टिंग करने के बाद जब नोटिस में अमाउंट मेंशन है उसको आप किसी भी सूरत में चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद आता है कि जी दूसरा पॉइंट क्या है कि फॉर्मेट ऑफ रिकंसिलिएशन। ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है, अभी हम देख भी लेते हैं कि क्या फॉर्मेट है। ये तीसरा पॉइंट था। और तीसरा है कि जो भी रिप्लाई है वो विद इन ड्यू डेट हमने करना है। फॉर एग्जांपल ये नोटिस पुराना है, कोई मैंने उठाया अभी जो रिसीव हुआ है, तो उसमें उसने कहा हुआ है कि जी आप इस डेट तक रिप्लाई करें, मतलब उसने डेट मेंशन की हुई है। ठीक है, और विच द स्टेटमेंट अंडर सेक्शन, यहाँ देखे तो उसने दोबारा वर्ड यूज़ किया 165 का कि इसके मुताबिक आप करें और अदरवाइज आपको पेनल्टी होगी 182 के मुताबिक। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि टैक्स पेयर की हिस्ट्री क्या है, टैक्स पेयर का बिहेवियर क्या है, कि आपको नोटिस रिसीव हुआ कि आप ऑन टाइम उसका रिस्पांस दे रहे हैं। अगर आप ऑन टाइम रिस्पांस दे रहे हैं तो जो भी वहाँ पे ऑफिसर है वो ये समझेगा कि ये आप वाकई काम कर रहे हैं और आपका काम भी जेन्युइन है, और आपके बिहेवियर के मुताबिक वो आपको कुछ टाइम भी दे देगा। मतलब आपके पास पूरा डाटा रिसीव हुआ है, नोटिस रिसीव हुआ है कि जी 10 डेज़ के अंदर आप सारी चीज़ें हमें दें, तो आपके पास चूँकि डाटा पुराना है तो आपको हो सकता है 1 मंथ लग जाए। तो आप कुछ डाटा बना लें, अगर 10 हेड है तो 3-4 बना लें जितने बन सकते हैं, वो उनको सबमिट करें, साथ ही अप्लाई कर दें एडजॉर्नमेंट के लिए। एडजॉर्नमेंट क्या है कि जी आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दें कि मुझे जनाब चूँकि नोटिस पुराना है, पुरानी डेट का है, रिकॉर्ड पुराना है, तो मैं अपने जो डाटा है उसको इकट्ठा कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो मुझे कुछ टाइम चाहिए, 15 दिन का, 10 दिन का, 20 दिन का, दोबारा टाइम ले लें। 10 दिन के बाद दोबारा आप 3-4 हेड सबमिट करें, फिर को 5 दिन का टाइम ले लें। तो इसमें मेन चीज़ है कि जो डेट आपकी कंप्लाइंस है, उस कंप्लाइंस पे क्या आप वहाँ पे विजिट कर रहे हैं, वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, वहाँ पे रिप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आपकी हिस्ट्री अच्छी होगी तो ये आपके लिए दोनों पॉइंट प्लस पॉइंट होते हैं। जब प्लस पॉइंट होते हैं तो ऑब्वियसली जो केस है वो भी ठीक रहता है। तो ये कुछ बेसिक एथिक्स हैं जो रिप्लाई करने से पहले आपको पता होने चाहिए। अब हम आते हैं जी पॉइंट उसके ऊपर के जो हमने रिकंसिलिएशन कैसे बनानी है। तो सबसे पहले क्या हेड था परचेज का। ठीक है, तो परचेज का मैंने एक छोटा सा एक फॉर्मेट बनाया है, तो उसको हम जब स्टडी कर लेते हैं। अब फॉर्मेट में क्या है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इसको हम कलर दे लेते हैं कोई, ताकि अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर ले। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो मैंने सबसे पहले लिखा है जी ये नोटिस किसको रिसीव हुआ है, एनटीएन लिख दिया मैंने। उसके बाद जनाब टैक्स ईयर लिख दिया, सीएल नंबर लिख दिया है, डेट ऑफ इनवाइस लिख दिया है, किस मंथ की है वो लिख दिया है, इनवाइस नंबर लिख दिया है, वेंडर नेम लिख दिया है, उसका एसटीआर नंबर लिख दिया है, वैल्यू बिफोर सेल टैक्स है, ग्रॉस अमाउंट है। यहाँ तक तो जो डाटा था वो मैंने लिख दिया। अब याद रखें ये सारा डाटा वो है जो हम सेल टैक्स रिटर्न और इनकम टैक्स रिटर्न में डाटा मैच होना चाहिए। ठीक है, ये प्राइमरी चीज़ें जो ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो हम ये जब रिटर्न फाइल करते हैं तो ये डाटा मैच होना चाहिए, और मैच जो चीज़ें हैं वही हम उठा रहे हैं। उसके बाद आता है आखिरी पॉइंट, हमने जो क्लेम किया है ना, हम ये कहते हैं हमने क्लेम किया है 229 मिलियन। ठीक है, तो 229 मिलियन की जो वैल्यू हमने क्लेम की है वो ये कहता है जी आप मुझे बताएं कि इसके ऊपर आपने 4% या 4.5% या डिफरेंट अमाउंट उस टाइम पे थी, तो आपने विदहेल्ड करना था, आपने किया है कि नहीं किया। मैं उसको कहता हूँ जी इस पार्टी के पास एग्जम्पशन सर्टिफिकेट है, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट की बेस पे मैंने टैक्स को विदहेल्ड नहीं किया। तो जब मैं ये चीज़ दिखाऊंगा तो मेरी जो वैल्यू है ये वाली परचेज की ये क्या होगी, अप्रूव हो जाएगी, ओके हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसी परचेज भी होती है जिसके ऊपर आपने जो इम्पोर्ट है उनके पास, यानी कि अंडर सेक्शन 148 आपको अंडरटेकिंग दी होती है इम्पोर्टर ने कि भाई मैंने सारा टैक्स जो है वो वहाँ पे कर दिया है, और मेरा टैक्स आप डिडक्ट ना करें। तो उस अंडरटेकिंग और जीडी की कॉपी आप दिखा देंगे कि ये वो वाली पार्टी है जिससे मैंने इम्पोर्ट की चीज़ें परचेज की हैं और उसने ऑलरेडी टैक्स दिया हुआ है, इस बेस पे मैंने उसका टैक्स डिडक्ट नहीं किया। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल दूसरी हम ये लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ये कहते हैं कि ये जो वैल्यू है वो, वैसे ही वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, और हम इसको अगर अज्यूम कर लें कि ये वैल्यू जनाब, या इसको हम यहाँ पे ये कर लेते हैं कि जी ये जो वैल्यू एज पर अकाउंट जो वैल्यू है ना वो है फॉर एग्जांपल 319 मिलियन। ठीक है,
और एज पर, क्योंकि ये डिफरेंट एग्जांपल है इसलिए वैल्यू का डिफरेंस आ रहा है, ये एक और टॉपिक है उसके लिए मैंने डाटा बनाया है। तो एग्जांपल आपने ये स्टडी करनी है। जो सेल टैक्स रिटर्न में वैल्यू है वो आ रही है 329 मिलियन, डिफरेंस है जी 10 मिलियन का। मतलब रिटर्न के अंदर हमने रिपोर्ट की है 329 जो कि नोटिस के ऊपर अवेलेबल है, काउंट्स के अंदर है 319 मिलियन। तो ये 10 मिलियन की हम उनको डिटेल दे देंगे, रिकन्सलेशन दे देंगे कि भाई ये इन्वाइसेस हैं जो जाके हमने कब सेलेक्ट की हैं, कि क्लेम हमने रिटर्न में तो क्लेम कर ली, लेकिन रिकॉर्ड हमने किस महीने में की, 1 जुलाई के महीने में, क्योंकि हमने रिटर्न में हमारे पास 180 डेज होते हैं, तो हमने आज ही सिलेक्ट कर ली, लेकिन किसी वजह से इनवाइस जो है वो जुलाई में अगले टैक्स पीरियड में रिकॉर्ड हुई है, और इस वजह से जो डाटा है हमारे अकाउंट्स में 10 मिलियन से कम है, रिटर्न में ज़्यादा है, और हमने रिटर्न का डाटा ही शो किया है, और ये 10 मिलियन की रिकन्सलेशन हमारे पास अवेलेबल है, वो आप उसके साथ अटैच कर दें, तो आपकी ये सारी जो परचेज है वो मैच हो जाएगी। पर्पज़ ये है कि ये 329 मिलियन को मैच करवाना है, ठीक है। तो इसके साथ वो हेड वाइज डिटेल भी मांग सकता है, लेकिन 44(4) में वो सिर्फ यही डिटेल मांगेगा। उसके बाद किसी और नोटिस के मुताबिक आपको कहेगा मुझे पार्टी वाइज जो क्वांटिटी वाइज डिटेल दिखाएं, प्रोडक्ट वाइज दिखाएं, लेकिन इस जो नोटिस ये वाला है इसके अकॉर्डिंगली ये जो फॉर्मेट है ये सफिशेंट है, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर, ठीक है। दूसरे पॉइंट के अंदर उसने फिक्स एसेट के ऊपर एक बात की है कि जी फिक्स एसेट के अंदर जो एडिशन हुई ना वो मुझे दिखाएं, वो कहाँ से आई है, कैसे आई है। तो हम सिंपल उसमें चूंकि टैक्स नहीं था, इसमें मैंने टैक्स ऐड कर दिया, ठीक।